अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी जो अकबर जैदी साहब की बुक की हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं, उनका चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो है वो द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ एग्रेरियन चेंज के बारे में। बेसिकली जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं वो सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर तक कवर कर लिया। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशन इन पाकिस्तान एग्रेरियन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पाकिस्तान का एग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसमें ट्रांजिशन जो हुई है वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू हुई है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली उन्हीं स्टेजेस को स्टेप वाइज जो है वो एनालाइज करेंगे। द एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो अंडरगोन हुआ है, मतलब गुजरा है सेवरल चेंजेस। 1950 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर डिफरेंट जो है लैंड रिफॉर्म्स भी आए। ठीक है, 2 लैंड रिफॉर्म्स हमने डिटेल में डिस्कस किया, और उससे पहले जो मुगल एम्परर के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम था हमने उसको भी डीपली एनालाइज किया। मोस्ट ऑफ देम बॉट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब कंट्री थोड़ा स्टेबल कंडीशन में आने लग गया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा एग्रेरियन ग्रोथ से उस टाइम ज़्यादा था। ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे होने लग गए। ठीक है, विरासत के जो लॉज थे वो लोग उससे अवेयर होने लगे। न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी। न्यू हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसमें ट्यूबवेल्स जो है वो इंस्टॉल हुए थे। उसके अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं, हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स जो हैं वो इंपोर्ट करवाए। फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड जो थे इंटरेस्ट वो दिए गए। ठीक है, और इसके अलावा चीप रेट्स के ऊपर उन्हें लोन भी प्रोवाइड किए गए ताकि वो अपनी फार्मिंग को बेहतर कर सकें। इसके साथ अर्बन रूरल माइग्रेशन जो है उस टाइम पे वो भी इंक्रीज होने लगी। रेमिटेंसीज का फ्लो जो है कंट्री में आने लग गया। ठीक है, और खासतौर पे रूरल सेक्शन के अंदर जो है हमारा रेमिटेंसीज का फ्लो उस टाइम पे ज़्यादा था। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट पॉलिसीज आती रही फार्मर्स के लिए। ठीक है, सब्सिडाइज्ड जो प्राइसेस थी वो आती रही। इनपुट सब्सिडीज आती रही। ठीक है, रॉ मटेरियल जो सब्सिडीज होती हैं वो आती रही, और फिर इसके साथ साथ जो फार्मर्स थे उनको क्रेडिट्स भी प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। तो इन सारे स्टेप्स से गुजरते हुए पाकिस्तान के एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन आती रही है टाइम टू टाइम। लैंड ओनरशिप इज स्टिल कंसेंट्रेटेड। ठीक है, जो लैंड की ओनरशिप है वो अभी भी जो है वो कंसेंट्रेटेड रही है, ऑल्दो द कंसेंट्रेशन सीम्स टू हैव डिक्लाइन इन एवरी प्रोविंस। कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अब बहुत ज़्यादा वो जागीरदारी सिस्टम जो है यहाँ पे नहीं रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज में अभी भी ये प्रिवेल करती है। द proportion of large land owners has gone from 2.7 to 2%। ठीक है, तकरीबन ये तो पहले 2.7 थी, अब जो है वो 2% पे आ गई है। 96% जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास लैंड होल्डिंग्स है लेस देन 10 एकर्स, बट दे ओन 64% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी भी कल्टिवेटेड एरिया का 64% जो है वो उनके पास है। और ये एरिया बेसिकली बलूचिस्तान और सिंध वाले एरियाज हैं। ठीक है, पंजाब में जो लैंड ओनरशिप है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। लार्ज लैंड ओनर्स जो हैं वो उनके पास 38% एरिया है सिंध में, और 20% एरिया पंजाब में। इसके अलावा 14% एरिया जो है वो NWFP में। 3 मेजर चेंजेस जो है अकर हुई लैंड ओनरशिप में के जो मामला थे उनमें 1960 से अगर हम देखें, सबसे पहले जो चेंज आई वो क्या हुआ कि स्मॉल जो लैंड होल्डर्स थे, ठीक है, वो उस टाइम पे इंक्रीज हो गए। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो ऐसे टेनेंट्स थे जो लैंड फ्री थे, जिनके पास लैंड नहीं था, तो उनको लैंड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब स्मॉल लैंड होल्डर जो हैं उस टाइम पे इमर्ज होने लग गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सब डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, और लैंड रिफॉर्म जो 1959 टू 72 के आए, उसके बाद जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे वो बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए। फॉल इन द एरिया ऑफ लैंड होल्डिंग्स ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स ऑफ 1959 और 1972। लैंड होल्डिंग्स काफ़ी कम हो गई। इन रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स जो थी वो कम हो गई। मीडियम साइज होल्डिंग्स जो थी 10 से 40 एकड़ के दरमियान जिन लोगों के पास ज़मीन थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गेन इन नंबर एंड एरिया इन सिंध। ठीक है, उनके पास जो है वो सिंध में एरिया था। नॉट ऑल लैंड ओनर्स कल्टिवेट देयर लैंड, नर कल्टिवेटर्स ओन देयर लैंड। ठीक है, डिफरेंट तरह का
सिचुएशन थी डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। कुछ ऐसे लैंड ओनर्स थे जो कि खुद उनके पास लैंड तो था लेकिन वो उसके ऊपर खुद कल्टीवेशन नहीं कर रहे थे, ठीक है। और कुछ ऐसा था कई किसी जगह पे कि कल्टीवेटर जो है वो ओन कर रहे हैं लैंड को, ठीक है, और वो किसी लैंड ओनर के अंदर नहीं है बल्कि कल्टीवेटर जो है वो खुद से कल्टीवेट कर रहे हैं। मतलब दो तरह के सिस्टम थे, एक लैंड ओनर सिस्टम था और एक कल्टीवेटर खुद से ओनर थे लैंड के। The data on changes in distribution of farms and farm area by size and tenancy have been published, ठीक है। डाटा जो है ये हमने 1960s, 72, 80s और 90s का जो डाटा है वो एग्रीकल्चर सेंसस रिपोर्ट जो है उसमें उन्होंने दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली कि लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स। और ग्रीन रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी जो इनोवेट हुई और उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म्स आए उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई एग्रीकल्चर सेक्टर में। द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडल टू कैपिटलिस्ट मोड हैज़ मेड ग्रेट डिफरेंस, ठीक है, इन लैंड टेन्योर सिस्टम इन पाकिस्तान। अब ये ट्रांजिशन हुई, पहले फ्यूडल सिस्टम था, मुगल एम्परर ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम वो हमने देखा था कि फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। जागीरदार और ज़मींदार लोग थे जो कि जिनके पास लैंड होल्डिंग्स थी और ओनरशिप भी थी, ठीक है, उनके पास राइट्स थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो फ्यूडल से हम कैपिटलिस्ट मोड में कन्वर्ट होते गए, ट्रांजिट होती रही इकोनॉमी और इसने लैंड टेन्योर सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर किया। Gradual dissolution of feudal and peasant system has revealed several interesting features. कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो हमें नजर आए फ्यूडल सिस्टम और पीजेंट सिस्टम से। इन द लैंड लॉर्ड टेनेंट सिस्टम जो था उसमें क्या था कि लैंड लॉर्ड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रिमूविंग शेयर क्रॉपर्स, ठीक है। लैंड लॉर्ड जो थे, शेयर क्रॉपर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो जिनको रेंट पे दी हुई होती है लैंड ओनर्स ने जमीन ताकि वो अपना वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकें और फिर वो उस जो क्रॉप आउटपुट होती है उसमें उसका लैंड ओनर का शेयर होता है। लैंड ओनर जो थे, लैंड लॉर्ड जो थे उस टाइम पे वो इस फेवर में नहीं थे कि वो शेयर क्रॉपर सिस्टम को ख़त्म करें या उसको डिक्लाइन करें, क्योंकि इससे उनकी अपनी पावर कम हो रही थी, इससे उनका जो शेयर उसमें से आउटपुट में से जो शेयर आता था वो कम हो जाता था, ठीक है। एंड अदर रीजन इन लैंडलॉर्ड आर नॉट विलिंग टू शेयर देयर प्राइवेट प्रॉफिट्स ड्यू टू सब्सिडाइज्ड इनपुट्स इन देयर टेनेंट्स, ठीक है। अब वो जो टेनेंट्स होते थे उनको तो सब्सिडीज मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें से जो शेयर होता था वो लैंड लॉर्ड भी लेते थे। फिर डिमांड साइड पे भी कुछ चेंज आया, क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज होने लगे, क्योंकि जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, अर्बनाइजेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी और इनकम के जो लेवल्स थे, ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक साइड पे डेवलप हो रहा था, सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो रहा था, तो लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड थे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे थे, लोगों के पास एक्सपोर्ट करने की चीज़ें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो क्रॉपिंग हमारे पैटर्न जो हैं वो एग्रीकल्चर के वो भी चेंज होने लगे। कुछ लैंडलॉर्ड जो हैं उन्होंने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ शेयरिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स विद शेयर क्रॉपर्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमसे इनपुट की जो प्रॉफिट है वही शेयर ना करें, बल्कि कॉस्ट भी हम शेयर कर लेते हैं, जो इनपुट हम खरीदते हैं, ठीक है, वो दोनों हम शेयरिंग बेस के ऊपर इनपुट खरीद लेंगे। These स्टेप इंक्रीज द पूल ऑफ चीप लेबर, ठीक है। अब इन स्टेप्स की वजह से जो चीप लेबर था, जो अनस्किल्ड लेबर था और जिसके पास जमीन नहीं थी, जो पुअर लेबर था, उसकी जो डिमांड थी वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है, और उनको लोग जो है बहुत सस्ती वेज के ऊपर उनसे काम लेने लगे थे। इन द पीजेंट सिस्टम अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट बिकम नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। पीजेंट सिस्टम में क्या हुआ कि लोग जो है वो घर के बंदे जो थे, हाउस होल्ड वगैरह जो होते हैं, इंक्रीजिंग उनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती थी और नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। लोग फार्मिंग के अलावा डिफरेंट और किस्म के कामों में अपने आप को इंगेज करने लग गए थे ताकि अपने सर्वाइवल को वो इंश्योर कर सकें। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, अब कौन कौन सी इनकम्स इंक्लूड है नॉन एग्रीकल्चर इनकम में? रेमिटेंसेस जो कि आउटसाइड आ रहे हैं फ्रॉम रूरल एरियाज से, ठीक है। जैसे अगर कोई एक रिश्तेदार जो है किसी सिटी में चला गया और वो अच्छी जॉब पे लग गया तो वो इनकम जो है वो उसका कुछ पोर्शन अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको भी भेजने लग गया, ठीक है। तो वो नॉन रूरल इनकम हो गई, उनकी रेमिटेंस आने लगी। also become the source of acquiring additional land from poor। अब जब वो जो एक बंदा
जो शहर में जाके जॉब करने लग गया है, ठीक है, वो इनकम का एक हैंडसम अमाउंट जो है अपने रूरल फैमिली मेंबर्स को भेज रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो रूरल फैमिली मेंबर्स हैं वो उससे एक पीस ऑफ लैंड जो है वो खरीद लेंगे, ठीक है। इससे इस सिस्टम से क्या हुआ कि एडिशन इन द लैंड मींस सर्वाइवल इन फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम में उनका सर्वाइवल बेहतर होने लग गया, ठीक है। अब वो जिनके पास पहले लैंड नहीं था, अब उन्होंने लैंड खरीद लिया, ठीक है, और उसके ऊपर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, तो उनकी जो रेमिटेंसेज हैं अब वो भी आ रहे हैं और यहाँ से भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो थे जो मिडिल क्लास लेवल पे थे, मिडिल लेवल पे थे, जिनके पास पहले कुछ लैंड था और उसके साथ साथ उनकी रेमिटेंसेज भी आने लग गई, तो वो कैपिटलिस्ट फार्मर्स का रैंक जो है उन्होंने अचीव कर लिया। द ग्रोथ ऑफ वेज लेबर इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन द एग्रेरियन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो लेबर की वेज की ग्रोथ है, ठीक है, लेबर की जो सैलरी की ग्रोथ है, वो एक मेजर इंडिकेटर है चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। 1960s में क्या होता था कि लेबर फोर्स जो है वर्किंग इन एग्रीकल्चर जो थी वो तकरीबन 60% थी। ओवरऑल जो एक कंट्री की लेबर फोर्स थी उसमें से 60% जो लेबर फोर्स थी वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थी। लेकिन 1990s में ड्यू टू ट्रांजिशन, ड्यू टू अर्बन और रूरल माइग्रेशन, राइज इन पॉपुलेशन और लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थे वो हाई हो गए थे और एजुकेशन भी जो है वो बेहतर हो गई थी, एजुकेशन का लेवल भी, तो 45% पे ये जो लेबर फोर्स थी वो रह गई। फिर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो दो तरह की होती है। एक वो होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, हाउस होल्ड लेबर। फॉर एग्जाम्पल एक जो अगर बंदे का फॉर्म है, ठीक है, तो उसके जो बीवी बच्चे, ठीक है, वो सारे भी वहां पे लेबर होंगे और उनको वो वेज नहीं देगा, ठीक है। वो जो उसे प्रॉपर एक आउटपुट आती है वो सब उसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी एम्प्लॉयमेंट कैसी होती है कि हायर किया हुआ होता है लेबर को, फॉर एग्जांपल टेनेंट्स की फॉर्म में, या लेबर लैंड ओनिंग पीजेंट्स वगैरह जो हैं उन्होंने लेबर को हायर किया हुआ होता है ताकि वो उनकी लैंड के ऊपर कल्टीवेशन कर सके। Several changes have occurred in the composition and use of labor in last 20 years. पिछले कुछ 25 साल से जो बहुत सारी चेंजेस हुई हैं कंपोजिशन ऑफ लेबर में भी, ठीक है, और लेबर की जो स्किल्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। यूज ऑफ फैमिली लेबर इज इन स्मॉल फार्म्स हैज नॉट डिक्लाइन, ठीक है। कुछ अभी भी कुछ एरियाज में ऐसा है कि जहाँ पे लोगों के पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पे हाउस होल्ड्स जो हैं वो विदाउट पे जो है उस लैंड के ऊपर काम करते हैं, बट इट्स यूज इन लार्ज फॉर्म हैज फॉलन। लेकिन जिनके पास ज़्यादा बड़ा पीस ऑफ लैंड है, अब वो हाउस होल्ड्स को उनके अंदर उसके अंदर नहीं करते, बल्कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें भी एजुकेशनल स्किल्स हासिल करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया। परमानेंट हायर्ड लेबर्स आर मोस्टली यूज इन लार्ज फार्म, ठीक है। लार्ज फार्म में परमानेंटली हायर कुछ लेबर्स को किया जाता है जो कि कल्टीवेशन और इससे रिलेटेड जितने भी काम है वो करते हैं। पाकिस्तानी फार्मर्स जो हैं ओवरऑल डिपेंड नहीं करते अपने फैमिली वर्कर्स के ऊपर, ठीक है, बल्कि फैमिली वर्कर जो हैं वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो अपने एंड्स को मीट कर सकें, ताकि वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर कोई क्यूरीज हैं रिगार्डिंग द लेक्चर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।